हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शशांक शेखर है और हम 45 डेज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं आने वाले जे एग्जाम के लिए केमिस्ट्री को लेकर के। कल कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म किया था और आज हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए केमिकल काइनेटिक्स शुरू करते हैं। तो ये सिलेबस जेई मेंस का जो एनटीए ने इशू किया है केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, और आप चाहे तो ये सिलेबस जा करके इस साइट से भी ले सकते हैं, है ना। तो आज जो चीज़ हम कवर करने वाले हैं उसका जो वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से आते हैं और ये उसका डिटेल्ड सिलेबस है। पहला हम देखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर रेट लॉ क्या होता है, इनके यूनिट्स, फिर रेट लॉ को कैसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं और कैसे रेट लॉ के एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी क्या होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। पहला जो हम शुरू करेंगे वो है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, है ना। तो अगर आप देखें तो रेट क्या होता है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब टाइम का यूनिट कुछ भी हो सकता है और कंसंट्रेशन हम कोई भी ले सकते हैं, कंसंट्रेशन मोलालिटी और या फिर आप कह सकते हो पीपीएम वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन को मोलालिटी लेते हैं, और टाइम को आप आवर सेकेंड मिनट कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा कि आप किस पे बारे में बात करें। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट नहीं, अगर टाइम के ऐसा यूनिट की बात करें तो हम होता है सेकेंड। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज में तो यूनिट सेम रहेगा, मोल पर लीटर, है ना। और सेकंड का यूनिट क्या होता है, और टाइम का यूनिट हम सेकंड ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना। तो ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ रिएक्शन। अब इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में कैसे दर्शा सकते हैं वो हम अभी देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन है जिसमें हम ए से कैपिटल बी जा रहे हैं, और स्मॉल ए और स्मॉल बी इनका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिस्पेक्टिवली। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय द टाइम यू हैव टेकन टू कंप्लीट द चेंज डिवाइड बाय 1/a, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा रेट। अब ये जो पार्ट है इतने दूर, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्या कहते हैं इसे हम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। और इस 1/a से अगर डिवाइड कर देते हैं तो रेट निकलता है। अब आप पूछोगे कि नेगेटिव साइन किस लिए है। रेट ऐसा इसीलिए है क्योंकि रेट जो है आप समझ लो कि एक वेलोसिटी की तरह है। जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स में तो वेलोसिटी आती है, उसी तरह अगर हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को नापते हैं तो उसे हम रेट कहते हैं। और वेलोसिटी, स्पीड, रेट, ये सब सारी चीज़ें कभी नेगेटिव साइन के साथ नहीं आती है। अब क्योंकि अगर आपको पता है कि कंसंट्रेशन का जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो हमेशा घटेगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं ताकि रेट का जो साइन कन्वेंशन है वो प्रॉपर बना रहे। अगर बात करें प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट का फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव होगा, इसी कारण से इसे हम 1/b dB/dt लेते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा रेट रिएक्टेंट के टर्म में, और ये हो गया हमारा रेट प्रोडक्ट के टर्म में। ये हो गया रिएक्टेंट के टर्म में और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट के टर्म में। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है वो 2 चीज़ें हैं। पहली कि हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं इसको, इसे हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं। रिएक्टेंट का रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं प्रोडक्ट का, इसमें भी 1/b से डिवाइड करते हैं इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और रिएक्टेंट के लिए एक नेगेटिव साइन लगाते हैं और प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन रहता है। अब 2 चीज़ें आती है, रेट तो हो गए। अब रेट 2 तरीके के हो सकते हैं, पहला होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पहला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन के स्लोप है, ये रिएक्शन का एक स्लोप है, इसमें हम कुछ टाइम इंटरवल तक कंसिडर करते हैं टाइम को। जैसे डेल्टा टी, मान लो ये टाइम इंटरवल है डेल्टा टी,
T2 से T1 से T2 जाने में। और इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं और इस पॉइंट पे भी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं रिएक्टेंट के। दोनों को सब्सट्रैक्ट करके नेगेटिव साइन के साथ टाइम के डिफरेंस के साथ डिवाइड कर देते हैं और हमें हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बता दूं आपको, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह यहां पे भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं प्रोडक्ट के तौर पे। यहाँ रिएक्टेंट का स्लोप ऐसा क्यों आया? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? टाइम के साथ घट रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? टाइम के साथ बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ एवरेज रेट की बात करें T1 T2 के अलावा, तो ये हो गया हमारा T1, ये हो गया हमारा T2, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1 हो गया T1 टाइम पे, और ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन P2 हो गया T2 टाइम पे। तो P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। पर हम जो जनरली यूज करते हैं, मैंने अभी जैसा कहा, हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो समझते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं? हम किसी पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? किसी पॉइंट पे। तो उसके लिए जिस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए कर सकते हैं ये। तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब उस टेंजेंट का क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो फिर से मैं बताता हूं, अगर किसी पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम उस पॉइंट पे क्या करते हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसका स्लोप निकाल लेते हैं दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए। ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें भी आगे नेगेटिव साइन लगता है, रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन होता है। अगला एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट हो गया हमारा। एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़, अगर आप देखोगे तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का स्लोप क्या हो रहा है? रिएक्टेंट का स्लोप घटते जा रहा है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? घट रहा है। क्योंकि स्लोप देखो आप, स्लोप मतलब क्या होता है पहले ये समझो। स्लोप मतलब कितना ज्यादा स्टिफनेस है, कितने तेजी से ग्राफ गिर रहा है, उसी को स्लोप कहते हैं। आप यहां देखो, ये जो स्लोप आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। अब अगर इसको आप इससे कंपेयर करो तो ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो आप देख सकते हो कि टाइम के साथ ये स्टिफनेस कम हो रही है। वही सेम प्रोडक्ट के साथ हो रहा है, पहले जल्दी जल्दी फॉर्म होता है, फिर स्टिफनेस कम होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे ऐसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते जाता है। और हमें ली चैटरियल प्रिंसिपल से अच्छे से पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? घटते जाएगा। ये ली चैटरियल प्रिंसिपल का डायरेक्ट आउटकम है। तो आप इस बात को याद रखिए कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो, चाहे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो, दोनों टाइम के साथ क्या होता है? घटते जाता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटती है। आगे अब हम बात करते हैं रेट लॉ की। किसकी बात करते हैं? रेट लॉ की। तो अगर आप चाहे तो रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे कि जो रिएक्टेंट है उसको कुछ पावर तक रेस करना है। ये पावर के बारे में अभी मैं नहीं बता रहा हूं। और के से मल्टीप्लाई करना, जो कि आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो हमारा हो जाएगा रेट। इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, है ना, ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट। अब ये रेट हमारा हमें पता है ये क्या होता है? माइनस डी ए बाई डी टी। यह हो गया रिएक्टेंट के टर्म में, और ये 1/b मान लो ये प्रोडक्ट है। तो ये जो रेट है वो इसका एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। इसके बारे में भी हम और पढ़ेंगे आगे। ये m+n जो हो गया, जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दोनों रिएक्टेंट का, दोनों रिएक्टेंट है, ए और बी दोनों रिएक्टेंट है। इनका जो जिनका जो पावर जिससे हमने रेस किया है, ये एक आर्बिट्रेरी नंबर है। इसके बारे में मैं आगे स्पेसिफिकली डिफाइन करूंगा कि कब ये m और n चेंज होते हैं अकॉर्डिंगली रिएक्शन के।
फिलहाल के लिए आप मान लो ये एक आर्बिट्रेरी पावर से रेस किया गया है, और इन दोनों का सम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के हमारा रेट कांस्टेंट, आर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। फिर अगर हम बात करें यूनिट की, इस रेट कांस्टेंट के यूनिट की, तो जीरो ऑर्डर के लिए होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड, और nth ऑर्डर के लिए मोल 1 माइनस n माइनस वन माइनस वन, एस का पावर माइनस वन। यहाँ n क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट लॉ निकाल, मतलब कि रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हो। अगला, अगर आप चाहे तो इसे डिराइव भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। के ए का कंसंट्रेशन मान लो हमारा एक ही रिएक्टेंट जिसका पावर 0 हो गया, रेट का यूनिट हमने देख रखा है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब के का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो ए का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, के का हमें निकालना है। और ए अगर कंसंट्रेशन है तो किस में होगा, मोल पर लीटर में, इसका पावर कितना है, 1 है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, के का यूनिट कितना आ जाएगा, पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम चाहे तो रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, पर आप इस जनरल फॉर्मूले को याद रखो, ये आपकी मदद करेगा। अगर हम एन की जगह 0 पुट करेंगे तो मोल 1 हो जाएगा, लीटर -1 और एस -1। अगर एन की जगह 1 पुट करेंगे तो मोल का पावर 0 और लीटर का भी पावर 0, तो पर सेकेंड हो जाएगा। अगला है हमारा एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कभी कभी डिसाइड कर भी सकते हैं। तो बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो एलिमेंट्री रिएक्शन हमेशा एक स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, मल्टीपल स्टेप्स में होता है। अगर रेट इक्वेशन की बात करें तो हम रेट इक्वेशन को सीधा स्टोइकियोमेट्रिक की मदद से निकाल सकते हैं, जबकि इसमें जो रेट होता है वो सिर्फ डिटरमाइन होता है ओनली फ्रॉम, जो रेट है वो किससे डिटरमाइन होता है, आरडीएस से। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहे होंगे ना, 1 से 2 स्टेप्स में हो रहे होंगे। तो मान लो 5 स्टेप्स है, उसमें से एक स्टेप पे ज़्यादा टाइम लग रहा है कंपैरेटिवली और सब स्टेप के, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो डोमिनेंट या फिर ज़्यादातर किस पे डिपेंड करेगी, उस स्लोएस्ट स्टेप पे। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसकी मदद से हम निकालते हैं, वो हम निकालते हैं मोस्ट स्लो रिएक्शन, मोस्ट स्लो स्टेप, जिसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगला, इसमें रिएक्शन रेट एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं सिंगल मेजरमेंट की वजह से। इसमें जो रिएक्शन रेट है इसमें मल्टीपल मेजरमेंट की जरूरत होती है। अब ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है, टर्म्स इन रेट इक्वेशन। आपको मैं बता रखा है MBN, ये होता है हमारा M+N, ये होता है हमारा रेट। जबकि मोलरिटी क्या होता है, मोलिकुलरिटी ये होती है जब एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो रहा हो और उसमें कुछ रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके एक प्रोडक्ट दे रहे हो, तब हम उसी के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइन करते हैं। मतलब मोलिकुलरिटी जो है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन हो सकती, कॉम्प्लेक्स के लिए डिटरमाइन नहीं हो सकती। इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं और इसे हम मात्र इक्वेशन की मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कभी 0 फ्रैक्शनल और होल नंबर नहीं होती, जबकि ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता 0 या फिर फ्रैक्शनल, क्योंकि आपस में 2 मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे ना, ऐसा थोड़ी होगा एक और आधा मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा। मॉलिक्यूलरिटी मतलब एक एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल और आधा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। इसीलिए ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा हमें देता है होल नंबर, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट्री रिएक्शन है A + B से C, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसकी मोलिकुलरिटी ही उसका ऑर्डर होता है ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसका मोलिकुलरिटी ही उसका ऑर्डर होता है। इसका मोलिकुलरिटी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मान लो ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है,
कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में, a प्लस बी से x और x से d। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि ये RDS है तो ये डिसाइड करेगा कि ऑर्डर क्या होगा। इसमें 2 है, a और b, तो इनका पावर, इनका स्टोकियोमीटर कितना है? 1 और 1, तो 1 + 1 2। अगर मैं बात करूँ मोलिकुलरिटी की, तो ये दोनों स्टेप के लिए अलग अलग होगा। स्टेप 1 के लिए होगा 2 और स्टेप 2 के लिए होगा 1। तो मोलिकुलरिटी कभी भी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं होल्ड करती है, फिर कोई महत्व नहीं होता इनका। ऑर्डर जो है वो ओवरऑल रिएक्शन के लिए होता है और मोलैरिटी एक सिंगल एलिमेंट्री स्टेप के लिए होती है। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। तो द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4- आयन इज इतना, मतलब आर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ, मतलब डी MnO4- बाई dt की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4.56 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी पर सेकेंड। जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 निकालना है, क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2। हाँ, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम? अगर हम रेट लिखना चाहें MnO4- के टर्म में, तो MnO4- का कितना कोफिशिएंट है? 1/2। और ये क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन रहेगा, तो -1/2 डी MnO4- बाई dt। अगर हम I2 के टर्म में लिखना चाहे तो I2 क्या है? यह आप देख सकते हो। I2 क्या है हमारा? I2 हमारा प्रोडक्ट है और I2 का कितना कोफिशिएंट लगा हुआ है? I2 के आगे 5 कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 1/5, यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा, dI2/dt। अब ये दोनों रेट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ही बराबर है, इसी तरीके से, है ना, ये दोनों भी बराबर है। अब क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस MnO4- से कितना दिया हुआ? 4.56। रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना हो जाएगा देख लो आप। ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मैंने बताया भी था अभी। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.56 इंटू 10⁻³ तो हम यहां लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4.56 इंटू 10⁻³ ये किसके बराबर है? 1/5 dI2/dt। हम यही निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? dI2/dt इज इक्वल्स टू 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 4.56 इंटू 10⁻³ है ना। ये हो जाएगा 2.28 और ये हमें दे देगा आंसर 15.4 इंटू 10⁻³ है ना। 5 8 40, 5 2 10, 11 12 13 14, 5 2 10 1 11, सॉरी 11। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 11.4। अगर इसको मोर साइंटिफिक टर्म में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 1.14 10⁻², हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। अगर मैं सोल्यूशन देखूं तो ये इक्वेशन मैंने भी लिखा था। अब आगे ये दे रखा था dMnO4/dt इतना, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ होगा। अब रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू 4.56 इंटू 10⁻⁶। अब इसी तरह 2 कैंसिल हुआ, 2.28 से, और 5 इंटू इतना हमने 11.4 दिया। फिर डेसिमल्स को यहाँ शिफ्ट करने के लिए हमने एक पावर घटा दिया, एक पावर बढ़ा दिया, +1 कर दिया, इसलिए 10⁻² हो गया। तो आप देख सकते हो कैसे ये क्वेश्चन आसान हो गया हमारे लिए, अगर हमें रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, ये तीनों का आपस में क्या रिलेशन है वो पता हो। अगर अगला क्वेश्चन, द रेट लॉ और द रिएक्शन RCl प्लस NaOH ROH प्लस NaCl, RCl प्लस NaOH, RCl प्लस NaOH gives ROH प्लस NaCl।
ROH प्लस NaCl। अब क्या पूछा है कि रेट दिया हुआ है R इज इक्वल्स टू KRCl। रेट लॉ क्या दे रखा हमें, रेट लॉ दे रखा है R इज इक्वल्स टू KRCl, ये वाला रेट लॉ है। द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डबल ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ही नहीं, तो अगर हम डबल करेंगे कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा क्या बोला गया, हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन, हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू 1/2। तो अगर आप देखें तो अगर हमने कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, क्या कर दिया, कंसंट्रेशन को हाफ, तो R डैश क्या हो जाएगा, KCl RCl बाई 2 कर दिया हमने। अब KRCl के हम R लिख सकते हैं, तो R डैश क्या हो गया, वो भी हाफ हो गया। तो ये क्या है, ये सही है। अगला, डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। क्या होगा, डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में अभी हमें नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, पर ये पता है कि ये आंसर सही है। तो इस कारण से हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, है ना। क्योंकि ये इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, इसीलिए पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वही चीज यहाँ लिखी है कि डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन टू हाफ, RCl का कंसंट्रेशन आधा करने पे रेट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगला, द यूनिट ऑफ सेकेंड्स ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज। सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो मैं दोनों तरीके से निकाल दिखाता हूँ। पहला मैं शॉर्टकट नहीं यूज करता हूँ, पहले मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ। चलो, तो K का रेट कांस्टेंट कैसे निकालते थे, मोल 1 - n लीटर n-1 पर सेकेंड। तो n का वैल्यू क्या दे रखा है, 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 लीटर 2 - 1 पर सेकेंड, जो कि हमें देगा मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, सॉरी लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया शॉर्टकट तरीका। अगर आप दूसरे तरीके से जाओ तो मान लो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया K, एक ही का आप रिएक्टेंट मान लो, दो ही मानने कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इस पर डिपेंड नहीं करता। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। K क्या होता है, K का हमें निकालना ही है, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, है ना। अब अगर इसे हम यहां ले जाए तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड बाय मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। मोल हो जाएगा 2 - 1 - 2, सॉरी 1 - 2, और लीटर हो जाएगा 2 - 1, और पर सेकेंड रहेगा। तो ऑर्डर ओवरऑल क्या हो गया, पर मोल लीटर पर सेकेंड। दोनों से क्या आया, सेम ही आया, तो आप चाहे दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे दे रखा है, देखो ये तो कैंसिल हो गया सीधी, क्योंकि पर मोल, यहाँ पे एक चीज आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये डेसीमीटर क्यूब कहाँ से आ गया। तो आपको बता दूं 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, तो इससे घबराना नहीं है। तो अगर लीटर इनवर्स में दिया हो गया तो इसका मतलब हो गया डेसीमीटर इनवर्स, और अगर लीटर 1 में दिया हो इसका मतलब डेसीमीटर क्यूब में दिया इसका मतलब लीटर 1। तो हमने अभी क्या देखा, हमें चाहिए लीटर प्लस में, मतलब लीटर 1 चाहिए, मतलब हमें चाहिए डेसीमीटर क्यूब, पर यहाँ डेसीमीटर क्या है -3 में, तो ये तो नहीं होगा। पर सेकेंड भी नहीं होगा, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, डेसीमीटर क्यूब है पहला, मोल भी इनवर्स था, आप देख सकते हो मोल क्या था यहाँ पे, इनवर्स आया था, और पर सेकेंड का पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। अगर आपको पूछा जाए कि ये किसका है तो आप कैसे निकालोगे,
ये किसका है, अगर ये पूछा जाए तो कैसे निकालोगे। ये हमें दिया हुआ मोल डेसी पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर, सॉरी हाँ, पर लीटर क्यूब पर लीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इससे कंपेयर करें इसको, जो कि कुछ इस तरीके से था, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये -1, तो ये और ये तो गया। तो 1 माइनस एन का वैल्यू कितना है, 1 है। तो एन कितना हो गया, एन हो गया हमारा 0 हो गया। और यहां से भी निकालो n-1 इज इक्वल टू -1, तो n कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब ये क्या है, ये जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। अगर आप पर सेकंड का निकालना चाहो तो मोल और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मोल और लीटर दोनों का क्या है, इसका मतलब 0 है और सिर्फ पर सेकंड का है। इसको आप दोबारा से कंपेयर कर लो इससे, है ना, पर सेकंड दोबारा से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू 0, इससे भी निकाल सकते हो आप। चाहे n-1 इज इक्वल टू 0, इससे भी निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, n कितना हो गया, 1। तो ये किसका, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो गया, ये हो गया। अगला यही सॉल्यूशन दे रखा है। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, कंसंट्रेशन का पावर स्क्वायर फिर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। अगला, फॉर द रिएक्शन वॉल्यूम इज सडनली reduced to half its value by increasing the pressure on it. If the reaction is of first order with respect to O2 and second order with respect to NO, the rate of reaction will, यहाँ लिखा हुआ है कि वॉल्यूम को हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया प्रेशर बढ़ा के। कितना रिड्यूस किया, हाफ से रिड्यूस किया। तो आपको पता है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होता है कंसंट्रेशन। अगर हमने वॉल्यूम को हाफ कर दिया, क्या कर दिया, वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, कंसंट्रेशन हो जाएगा दुगना। क्या हो जाएगा, दुगना। तो हमने कंसंट्रेशन का दुगना कर दिया, किसका, दोनों का कंसंट्रेशन दुगना कर दिया। और क्या दिया हुआ हमारे पास कि जो रेट है रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2। इस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 मतलब O2 के रिस्पेक्ट में, O2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर मतलब पावर 1 है, और NO के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, तो मतलब NO का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों का डबल हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 O2 का पावर 1 रहेगा पूरे का, क्योंकि हम कंसंट्रेशन तो ये टर्म है ना पूरा, तो इस पूरे का पावर 1 करेंगे। उसी तरीके से NO को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये भी 2 हो जाएगा। अब आगे अगर इसको आप लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हो रेट इज इक्वल्स टू K। मैं इस 2 को बाहर ले आता हूं इधर, ये हो जाएगा O2, और इस 2 को और क्या है, स्क्वायर, तो इस 4 को भी बाहर ले आता हूं, अच्छे से लिखता हूं इसे, 2 × 4 इंटू पूरा ये NO का स्क्वायर। इतना दूर हमारा क्या था, मान लो ये हमारा R है और ये हमारा R' है, R'। इतना दूर हमारा R था, तो R क्या हो जाएगा, R' क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा अपने R का, 8 टाइम्स हो जाएगा अपने R का। तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। डिमिनिश टू 1/4, नहीं डिमिनिश नहीं हो रहा, घट नहीं रहा, 1/8 नहीं घट रहा। इंक्रीज टू 8 टाइम्स, यस ये सही है। इंक्रीज टू 4 टाइम्स, ये नहीं है, 8 टाइम्स बढ़ रहा, हमने देखा अभी। सॉल्यूशन देखते हैं, वही चीज़ लिखी है कि क्योंकि हमने कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, तो कंसंट्रेशन वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, डबल हो गया, तो इसके कारण से हमारा 8 टाइम्स बढ़ गया। dx/dt, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो रहा, dx/dt क्यों लिखा है, क्योंकि ये भी रेट का एक डिफरेंशियल फॉर्म ही हमने देखा था अभी,
अगला, फॉर द नॉन स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन 2A plus B gives C plus T. The following kinetic data may be obtained in 3 separate experiment all at ये है ना। तो ये हमारा कंसंट्रेशन है डिफरेंट डिफरेंट और उस पर रेट ऑफ रिएक्शन है। अगला क्या करना हमें रेट लॉ निकालना है, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। क्या निकालना है? रेट लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी, मतलब dC/dt निकालने बोला जा रहा है। देखो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को। इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। तो अगर आप पहले के लिए रेट लॉ लिखे तो कैसा होगा? 1.2 इंटू 10⁻³ मतलब 1.2 इंटू 10⁻³ अगर दोनों कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं? 0.1 ले रहे हैं। अब मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर x इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में y है। दूसरा, अगर हमने 0.1 से 0.2 कर दिया तो ये 1.2 ही रहा, लिखा हुआ है 1.2 इंटू 10⁻³ एक को 0.1 रखा और दूसरे क्या कर दिया? 0.2 कर दिया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो k 0.1 x 0.2 y ये हो गया y, है ना। ये लिख सकते हो आप। अब इसे अगर हम सॉल्व करें, अगर आगे लिखे हम तो हम यहां लिख सकते हैं आगे 1.2 इंटू 10⁻³ बाई k 0.1 x 0.2 y इज इक्वल टू क्या 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं? 1 इज इक्वल टू x का पावर y, सॉरी 2 का पावर y। अब ये कब सही होगा? 2 का पावर कितना रखेंगे कि 1 हो जाएगा? तो अगर y अगर हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 का पावर 0 हमें 1 दे देगा। इसका मतलब जो b कंपोनेंट है, ये जो b है इसके रिस्पेक्ट में क्या है? 0 है, 0 ऑर्डर है। अब अगर हम इस इक्वेशन के लिए लिखे तो तीसरे वाले के लिए तो क्या हो जाएगा? 2.4 दिया हुआ है 10⁻³ k 0.2 x 0.1 y, यही लिखा 0.2 x 0.1 y। 2.4 10⁻⁹ हो गया, ये -9 हो गया। ये पहले -3 था, अब 9 हो गया। अब दोबारा से इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। इसे हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ? इसे हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶। ये हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया k 0.2 को हम 0.1 x 0.1 y। ये दोबारा से क्या होगा? 1 हो जाएगा पूरा। तो ये क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू, ये आगे 2 मल्टीप्लाई था y से, 2 टू द पावर y। अब आपको इस चीज को एंटी लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। आप यहाँ क्या करोगे? लॉग ले लोगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा y log 2 इज इक्वल टू log 2 इंटू 10⁻⁶। अब आप y इज इक्वल टू log 2 इंटू 10⁻⁶ बाई log 2 कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला है द रेट ऑफ c, यही पूछा है इसने। तो आप इसको सॉल्व करो तो b तो हमारा 0 हो गया, तो आपका आंसर तो सीधी यही हो गया। सॉल्यूशन देखिए अगर हम, तो हमारा सॉल्यूशन ये होगा। तो ये डबल करने पर डबल हो जा रहा है, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर है एक रिस्पेक्ट में। अगला, कंसीडर रिएक्शन Ag से BH जा रहा है, Ag प्लस BH से प्रोडक्ट जा रहा है, व्हेन
द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट जी एंड एच इज डबल्ड, जब दोनों को डबल कर दिया गया तो रेट किससे इंक्रीज हो गया, 8 टाइम्स से। हाउएवर व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ जी इज डबल्ड कीपिंग द एच फिक्स्ड द रेट इज डबल्ड। चलिए एक एक करके सारे कंडीशंस को लिखते हैं। पहला है जब कंसंट्रेशन मान लो, इनिशियल मान लो कि इसका जो रेट था वो था के, जी का कंसंट्रेशन एक्स, जी का पावर एक्स, एच का पावर वाई, ये हमारा इनिशियल रेट लो मान लिया। अगला क्या बोला है इन्हें कि अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को डबल कर दे रहे हैं दोनों का, जी और एच दोनों का, तो रेट है वो 8 टाइम्स हो जा रहा है। मतलब अगर हम जी के कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, डबल कंसंट्रेशन ले ले और इसके भी कंसंट्रेशन को डबल कर दे, तो रेट क्या हो जा रहा है, 8 टाइम्स हो जा रहा है, यही लिखा हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है, एक तो ये हो गया, चलो इसको अभी इक्वेशन को रहने देते हैं। अगला क्या बोला इन्हें, अगला बोला है कि अगर कंसंट्रेशन जी का डबल कर रहे हैं, कि सर सिर्फ जी का डबल कर रहा है, एच का वैसे ही रहने दे रहे हैं, तो रेट भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। मतलब ये 2R हो जा रहा है अगर हमने जी का कंसंट्रेशन क्या किया, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। और एच को क्या किया, उतना ही रहने दिया। ओके, ये चीज दी हुई है, तो पहले इन दोनों का हेल्प लेते हैं और एक चीज को कैलकुलेट करते हैं। इसे मैंने मान लो y रहने दिया, x और y है, x और y। तो यहां से हम फिर से क्या लिखेंगे, रेट g x और h y की जगह 1 लिख देंगे, तो रेट बाई k g x h y, इसको मैं यहां ले आता हूं, 1/2, 2 का पावर क्या है, x है, और बस इसके बदले क्या लिख देते हैं, 1। तो हम क्या हो जाएगा ओवरऑल, 2 का पावर x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तभी तो ये होगा, तो ये हो गया पहला x का वैल्यू, मतलब g के रिस्पेक्ट में 1 है। अगर हम इसको यहां पुट कर दे, x के वैल्यू को यहां पुट कर दे, तो ये हो जाएगा g का पावर 1। y अभी हमें नहीं पता, तो y को हम एज इट इज लिख देते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इस टर्म को यहां ले आएंगे, k g का पावर 1, ये भी यहां पे भी 1 हो जाएगा, मैं 1 को नहीं भी लिखूं तो चलेगा। h का पावर क्या हो गया, y हो गया। यहां पे बस क्या बचेगा, 1/8 इधर आ जाएगा, 2 बचेगा एक, तो है ना 2 बचेगा, और 2 का पावर क्या बचेगा, y बचेगा। ये क्या हो गया, 2 4 जा 8, ये तो 1 हो जाएगा बराबर के, तो 4 इज इक्वल टू 2 का पावर y। तो ऐसा कब होगा, जब y का वैल्यू क्या हो, 2 हो। तो x के रिस्पेक्ट में 1 आया और y के रिस्पेक्ट में 2 आया, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया हमारा, ओवरऑल ऑर्डर हो गया 3, 2 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन of NH3 on platinum surface is 0 order. What are the rate of production of N2 and H2? तो अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें, NH3 कैसे बनता है, NH3 बनता है N2 और H2 से, 2 कर दिया, इसे 2 कर दिया, इसे क्या कर देंगे हम 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब क्या दे रखा है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 इज 0 ऑर्डर, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। तो आपको ये रेट
ऑफ डिकम्पोजिशन अगर 0 ऑर्डर है, इसका मतलब अब कह सकते हो कि रेट इज इक्वल्स टू के NH3 का पावर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो रेट कांस्टेंट दे रखा है इन्होंने, रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो गया हमारा रेट ऑफ इक्वेशन निकल गया। अब हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है H2 और N2 का, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो आपको इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको पता है रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ 1 है इसका, dN2/dt, यही आपको निकालना है। तो ये R दिया हुआ है ना, ये R दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी dN2/dt की। अगर मैं बात करूं दूसरे वाले की, तो ये क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू 1/3 dH2/dt, ये दिया हुआ कितना, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 दिया हुआ, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा dH2/dt, जो कि हमें देगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो पहला हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 और दूसरा हो जाएगा 7.5। अगर मैं 2.5 को अगर किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा 7.5। और यहाँ कुछ गलती लग रही है, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से एक बार दोबारा से। अगला, डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एजर्शन ए है और इसका रीजन बी है, बोथ ए एंड, आपको बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है इन सब में। डायरेक्शन क्या है, ए है और ये बी है, तो स्टेटमेंट 1 है कि, स्टेटमेंट 1 आपको दिया हुआ है शायद, स्टेटमेंट 1 जो दिया हुआ वो दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0 और फ्रैक्शनल, ये सही है, 0 और फ्रैक्शन हो सकता है। वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये भी सही है। अब क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट के बारे में, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और 2 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है। चलो ये दोनों ऑप्शन हो गया, दोनों ऑप्शन हो सकता है। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1 और दूसरा है स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट, तो ये सब का एक्सप्लेनेशन है भी नहीं, है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं और बाकी का चीज़ हम कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।